हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है और आपके पास जो वीडियो को विजिबल है। अगर एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। ठीक है, एक दफा मुझे मेक श्योर कर दें भाई, मेक श्योर कर दो, कोई बता दो बंदा। आवाज नहीं, वैसे मैसेज से नहीं पता चलेगा। जी सर, आ रही है आवाज। जी चलो जी ठीक, सर, गुड हो गया। सही आ रही है। गुड हो गया, गुड हो गया। अब माइक सारे बंदे बंद कर दें, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दैट इज द लेक्चर रिलेटेड विद द लंग एंड चेस्ट वाल प्रॉपर्टीज। हम आपकी लंग और जो चेस्ट वाल है ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती हैं, वो हम सारी चीजें आप जहां पर डिस्कस करेंगे। बच्चों इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले ना, आई वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स। वो क्या कि आपने देखो नोटिस किया होगा कि अभी हम लेक्चर्स ले रहे हैं, तो इस दौरान जो आपके लंग्स के अंदर एयर जा रही है और लंग से जो एयर बाहर आ रही है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, उस चीज के पीछे मैकेनिज्म क्या है, मुझे आप में से कोई बताना चाहेगा? चलें पहले हम आपका जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज या ड्यूरिंग टेकिंग लेक्चर जो आपके लंग्स के अंदर एयर जा रही है और जो लंग्स से बाहर एयर आ रही है, इसकी रीजन क्या है? हाँ जी, एनीवन? ये तो ऐसा क्यों हो नॉर्मल रहा ब्रीथिंग प्रोसेस है सर। नॉर्मल ब्रीथिंग कार्बन प्रोसेस। डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। है? वन बाय वन। सर ये नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस है। ठीक हो गया, आपने कैसे रिपीट करें। नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस? मुझे नॉर्मल ब्रीथिंग सर प्रोसेस क्यों हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ताकि बाहर तो और निकालना चेस्ट ये वाल लंग्स में नेगेटिव थो, फोर्स लगाती है अपनी तरफ। चेस्ट वाल थोड़ा सा ऊंचा बोलें, क्या कह रहे हैं आप? सर चेस्ट वाल नेगेटिव फोर्स लगाती है लंग्स पे। ठीक, ठीक है। सर ये प्रेशर का डिफरेंस होता है सर, जिसकी वजह से एयर जाती है। वेरी गुड, द आंसर इज हेयर। जैसा कि डॉक्टर खादिम ने बताया सर कि दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड विद द प्रेशर चेंजेस। कि अगर मेरे पास बाहर इन्वायरमेंट से, ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट से एयर या एटमॉस्फेयर से एयर मेरे लंग्स के अंदर जा रही है, तो उसके पीछे क्या है? हमारा प्रेशर चेंजेस है। आपको पता है कोई भी चीज हमेशा क्या करती है, वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। या हम एयर की एग्जांपल ले लेते हैं। एयर क्या करती है, जहां पर ज्यादा प्रेशर होता है उस ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से एयर क्या करती है सर, जहां पर कम प्रेशर होता है उस एरिया की तरफ क्या करती है, वो मूव करती है। ये बात तो आप सबको पता है। जैसा कि मैं अगर आपको एक रोजमर्रा जिंदगी से एग्जाम्पल दूं, तो आपके पास एक टायर पंचर हो गया है, तो आप देखते हैं वहां से ना बड़ी रैपिडली जो एयर होता है ना, वो बाहर निकल रही होती है। वो क्यों रैपिडली बाहर निकल रही होती है बच्चों? क्योंकि उस जो टायर है उसके अंदर जो एयर का प्रेशर है और जो बाहर इन्वायरमेंट के अंदर एयर का प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उनमें। लेट्स सपोज जो उस टायर के अंदर उसका प्रेशर है, वो मैं कहता हूँ कि वो 10 मिलीमीटर मरकरी है, और जो इन्वायरमेंट के अंदर है वो मैं कहता हूँ वो 0 है। तो इसीलिए जब टायर पंचर करता है तो बहुत रैपिडली जो एयर होती है ना, वो टायर से बाहर आ रही होती है। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर का डिफरेंस होता है। इसी तरह मैं आपको एक और सिंपल सी तरह अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप क्या करते हो, आप ना अपने रूम की विंडो को ओपन करते हो। जब आप विंडो को ओपन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ना बाहर से क्या एयर अंदर की तरफ आ रही है। वो एयर क्यों अंदर आ रही है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर। बाहर एयर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा था, जो रूम है उसके अंदर एयर का प्रेशर कम था, इसलिए एयर क्या कर रही है, खुद ब खुद, हमने सिर्फ उसका रास्ता प्रोवाइड किया, वो एयर खुद ब खुद अंदर आ गई है। इसी तरह बच्चों आपका जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है, जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों, उसमें प्रेशर का डिफरेंस होता है, उस एयर के अंदर प्रेशर का डिफरेंस होता है। जब आपके लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होता है, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो एयर होती है वो क्या करती है, आपके लंग्स के अंदर चली जाती है, आपको पता भी नहीं। ठीक है, वो उस एयर के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। और आप एक्सेल कैसे करते हो बच्चों? जब मैं अपने लंग्स के अंदर ज्यादा प्रेशर को क्रिएट कर लेता हूं, अपने लंग्स के अंदर एयर का ज्यादा प्रेशर क्रिएट करवा लेता हूं, फिर एयर हम क्या करते हैं, अपने लंग्स से बाहर निकाल देते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। हम यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं सर। हेयर वी हैव द ब्यूटीफुल लंग्स। यहाँ पे आपके लंग्स हैं। ये आप आज जनरल सी जो बातें हैं ना, ये इंशाल्लाह आज आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो हमारा इजी है, उसके बारे में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो फिनोमिनाज है ना, जो आपकी बुक ने यहाँ पर मिस किए लेकिन हमने मिस नहीं करने, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये 3 लेयर्स आपने याद रखनी है। 3 लेयर्स यू शुड रिमेंबर। सर ये कौन कौन सी लेयर है बच्चों? सबसे पहले है मेरे पास है एल्व्यूलर, मतलब कि आपका लंग पैरेन्काइम है।
मैं इसको लिखता हूँ लंग पैरेन्काइमा, या आपके लंग के टिश्यूज हैं, या आप उसको एलोविलाई समझो, ठीक है, वो सारी एक ही चीज है। सबसे पहले है लंग पैरेन्काइमा। दूसरे नंबर पर बच्चों क्या है, प्लूरल, मतलब आपकी जो प्लूरल कैविटी होती है वो, तो इसको हम लिखते हैं प्लूरा है ये आपका प्लूरल लेयर। सबसे आउटर क्या है बच्चों, आपकी चेस्ट वॉल, ये सर सबसे आउटर है चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल। सबसे पहले बच्चों देखो कि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर क्या क्या प्रेशर चेंजेस होती हैं। पहले हम देखते हैं रेस्टिंग कंडीशन में। रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन का ये मतलब है कि जब आपके लंग्स ना इंस्पायर कर रहे हैं ना आपके लंग्स एक्सपायर कर रहे हैं, उस दौरान मेरे लंग के अंदर प्रेशर की क्या क्या चेंजेस होती है। बच्चों जो एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है ना, वो हमारे पास होता है 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको मेरे ख्याल में वो 789 या 76 वो कुछ इस तरह का यूनिट भी आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, मिलीमीटर मरकरी भी इसी प्रेशर को कहा जाता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर सिंपल समझो 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज ये नहीं मतलब कि आप बैठे हो बच्चों, रेस्टिंग फेज का यहाँ पर मतलब ये जब आपके लंग्स ना इंस्पायर कर रहे हैं ना एक्सपायर कर रहे हैं, ना इंस्पायर करें ना एक्सपायर करें, वो होती है रेस्टिंग फेज ऑफ योर लंग। तो उस दौरान मेरे लंग्स का जो डिफरेंट प्रेशर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, ये चीज आपने देखनी है। बच्चों दो प्रेशर्स हम देखते होते हैं, एक प्रेशर है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, कि जो आपकी इस प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेशर होता है, और ये प्रेशर हमारे पास चेंज होता है किसकी वजह से, आपके रिस्पायरेटरी मसल्स की वजह से। एक हो गया इंट्रा प्लूरल प्रेशर। फिर एक प्रेशर होता है जो आपकी एलोविलाई के अंदर या आपके लंग पैरेन्काइमा के अंदर प्रेशर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सर 3 प्रेशर। सबसे पहला प्रेशर नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सर, 0 है, ठीक है, रेस्टिंग फेज के अंदर बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं आपका इंट्रा लंग पैरेन्काइमा का टिश्यू, या जिसको हम कहते हैं इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर, इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर। बच्चों इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर कितना होता है रेस्टिंग कंडीशन के अंदर, ये भी 0 होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है तीसरा प्रेशर, वो कौन सा है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। बच्चों इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना होता है रेस्टिंग फेज के अंदर, ये याद रखिएगा, दैट इज -5, ठीक है, -5 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। -5 का मतलब ये जो प्रेशर है ये आपके पास कम होता है। इसीलिए जब आपके लंग्स काम नहीं ना करते, वो आपके लंग्स कोलैप्स भी नहीं करते। उसके 2-3 रीजंस होते हैं, एक सरफेक्टेंट नहीं कोलैप्स होने देता, दूसरा रेजिडुअल वॉल्यूम कोलैप्स नहीं होने देता। जो बच्चों आज हम तीसरा रीजन पढ़ेंगे रेस्टिंग फेज के अंदर आपके लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं करते, वो होता है नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। कि आपके पास ये जो प्लूरा है बच्चों, इसका जो प्रेशर है वो है नेगेटिव के अंदर, मतलब -5 होता है। अगर ये नेगेटिव है ना, तो इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये आपका एलोविलाई हो गया, और इस एलोविलाई के अंदर अभी मैं जो बाहर ड्रा कर रहा हूँ ना, ये आपका है प्लूरल कैविटी, जो आपकी लेयर होती है लंग्स के अराउंड ना। तो रेस्टिंग फेज में क्या है बच्चों, इसके अंदर कितना प्रेशर है, 0, यहाँ पर प्रेशर कितना है, -5, ठीक है। तो अब आपने मुझे बताना है कि जो आपके पास एयर की मूवमेंट होगी यहाँ पर किस किस साइड की तरफ होगी, एलोविलाई से पैरेन्काइमा की तरफ प्रेशर लगेगा या पैरेन्काइमा से एलोविलाई की तरफ प्रेशर लगेगा, बताएं मुझे, जल्दी जल्दी बताएं। तो एल्वियोलाई से पेरन इसके तरफ है। वेरी गुड, अंदर good. से लीडर पीपल पे वाकई सिर्फ लीडर पीपल ही है। ये क्या है, क्या मुस्तफा क्योंकि चलो उधर बैठो, फिर प्रेशर आगे नेगेटिव चलते में, हैं, इसलिए उधर रिकॉर्ड कम से है, लेटर तो मेरी एल्वियोलाई फ्रेंड से से इधर जा रही पिल्यूरा थी में कि नहीं मूव मैडम करेगा से प्रेशर। बस बैठो फिर आगे चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, माइक अब ये दूसरे एकदम बात झूठ है, सही कह रहा हूँ, ये माइक किसी का लीडर है। पीपल ही है। चले बैठे बैठे क्या तो था देखो किसी का चलो माइक बंद कर दो यार। अच्छा देखो बच्चों, जब हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन होती तो मैंने कहा आपके लंग्स बच्चों क्यों कोलैप्स नहीं करते, क्योंकि जो आपकी एलोविलाई होता है उसके अंदर कितना प्रेशर होता है सर, 0, और जो आपका पैरेन्काइमा होता है वहां पर कितना प्रेशर होता है सर, नेगेटिव प्रेशर होता है। कोई बुक इसको -4 लिखती है, कुछ इसको -5 लिखती है, तो हम समझ लेते हैं -5। तो बच्चों चूंकि यहाँ पर कम प्रेशर होता है तो आपकी एलोविलाई में ज्यादा प्रेशर होता है, तो इस प्रेशर की वजह से जो आपका एलोविलाई होता है वो बच्चों को ओपन रहता है, ये एलोविलाई आपका ओपन रहता है, क्योंकि ये प्रेशर लगा रहा होता है बाहर की तरफ, जो इसके अंदर एयर पड़ी हुई है ना, जो हमने कहा था रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर है,
वो एयर क्या करती है, पैरेन्काइमा की तरफ प्रेशर लगाती है। जब आपके पैरेन्काइमा या बाहर की तरफ प्रेशर लगाती तो आपका जो एलोविलाई है वो क्या नहीं करता, वो कोलैप्स नहीं करता। एलोविलाई आपका कोलैप्स नहीं करता। ये एक हो गया हमारे पास सिंपल कंडीशन है। पहली फेज जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया वो बच्चों है रेस्टिंग कंडीशन, जब आपके लंग्स ने ना इंस्पायरेशन की है ना आपके लंग्स ने क्या की है, एक्सपायरेशन की है। क्यों नहीं की? क्योंकि सर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है 0, आपकी एलोविलाई के अंदर प्रेशर कितना है, वो है 0। तो जब बाहर वाला भी मेरे पास जो प्रेशर है वो भी 0 है, लंग्स के अंदर वाला प्रेशर भी 0 है, तो यहाँ पर तो जो एयर की मूवमेंट है वो आपके पास लंग्स के अंदर होगी नहीं, क्योंकि दोनों का जो प्रेशर है वो मेरे पास सिमिलर है। अब मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर करना पड़ेगा ताकि मैं अपने लंग्स के अंदर जो प्रेशर है मैं उसको मिनिमाइज कर सकूं, क्योंकि जब मैं आपके इंट्रा एल्वुलर प्रेशर को मिनिमाइज करूंगा, कम करूंगा, तो फिर ही मेरे पास जो एयर है ना वो क्या करेगी, आपके लंग्स के अंदर आएगी। तो ये बच्चों अब मैंने करने लगा हूं, पहले हमने रेस्टिंग कंडीशन डिस्कस कर ली है कि हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन के अंदर इंट्रा एल्वुलर प्रेशर 0 होता है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर -5 होता है, और इन्वायरमेंटल का जो प्रेशर होता है वो होता है 0। और दोनों का इन्वायरमेंटल प्रेशर और इंट्रा एल्वुलर प्रेशर चूंकि सेम होते हैं तो हमारे पास कोई गैसियस एक्सचेंज या कोई एयर का एक्सचेंज नहीं होता, आपके लंग्स के अंदर एयर नहीं आती। अब हमने करनी है इंस्पायरेशन। फिर लंग पैरेन्काइमा का प्रेशर भी 0 ही होगा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? लंग पैरेन्काइमा का जो प्रेशर वो भी 0 होगा, जो अंदर जी वाली सर, वो side है। प्रेशर जी वो प्रेशर 0 होता है। रेस्टिंग कंडीशन के अंदर वो प्रेशर जब आपके लंग्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं करते उस दौरान वो 0 होता है। ठीक है, जितना आपका एनवायरमेंटल प्रेशर होता है उतना आपका इंट्रा एल्वुलर प्रेशर होता है। ठीक है, अब हमने करनी है इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा सर? इंस्पायरेशन के लिए आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंट्रा एल्वुलर प्रेशर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मैं चेंज नहीं ना कर सकता, तो यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या रखते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 0 रहता है। अब इंट्रा एल्वुलर प्रेशर मैंने क्या करना है, डिक्रीज करना है। ये मैं कैसे डिक्रीज करूंगा बच्चों? अब आप कैसे इंस्पायर करते हो सर? इंस्पायरेशन के दौरान हम करते हैं जो आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम की मूवमेंट हो जाती है। आपने पता क्या करो, अब अभी आप बैठे हुए ना, तो आप अपने हाथ रखो यहाँ पर, जो जिफॉइड प्रोसेस है ना आपकी स्टर्नम का, ये नीचे वाला जहाँ पर बिल्कुल खत्म हो रही है आपकी रिब्स, इसके ऊपर आप हाथ रखो और आप इंस्पायर करो, आपको आपके डायफ्राम की मूवमेंट फील होगी। डायफ्राम की क्या होगी, यहाँ पर मूवमेंट फील होगी। जब हमारे पास ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हम डायफ्राम की क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, और ये मूवमेंट क्या करता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, आप फील करो, आप नोटिस करोगे कि आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो आपकी जो थोरेसिस कैविटी होती है बच्चों, उसमें जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने पढ़ा हुआ है ये फार्मूला सर, कि जब भी किसी जगह पर एरिया ज्यादा होता है तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मैं अपनी थोरेसिस कैविटी का जो एरिया होता है मैं ज्यादा कर लेता हूँ। आप नोटिस करो ना, आप नोटिस करोगे आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हो रही है, आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, और उस एक्सपेंशन की वजह से वहां पर एरिया ज्यादा हुआ। जब वहां पर एरिया ज्यादा होगा तो मेरे पास जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब आपका इंट्रा एल्वुलर प्रेशर भी ड्रॉप होगा, जो आपका प्लूरल प्रेशर है वो भी ड्रॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके चेस्ट कैविटी का एरिया ज्यादा हो रहा है। इन्वायरमेंटल प्रेशर बच्चों 0 है। इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, अब ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स और चेस्ट कैविटी इंट्रा एल्वुलर प्रेशर कितना हो जाएगा, -1। ये प्रेशर आपका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका इंट्रा प्लूरल प्रेशर है ये भी क्या होगा, ड्रॉप होगा, और ये -5 से लेकर -7 तक चला जाता है। सर ये ये माइनस प्रेशर में क्यों जा रहा है? ये इसको -5 से क्या जाता है भाईजान, पॉजिटिव नहीं ड्रॉप होना हो रहा है। चाहिए सर। भाईजान प्रेशर ड्रॉप हो रहा है मेरे भाई, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास -5 से ये किसकी तरफ जा रहा है, -7 की तरफ जा रहा है, मतलब ये और ज्यादा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। अब आप नोटिस करो कि सर इंस्पायरेशन के अंदर जब हमने अपनी चेस्ट कैविटी को या अपनी थोरेसिस कैविटी को एक्सपैंड किया, वहां पर एरिया को बढ़ाया, लंग्स के ऊपर जो आपके पास प्रेशर है वो कम हुआ, लंग्स क्या कहें वो भी एक्सपैंड हुए। जब लंग्स एक्सपैंड होंगे तो आपका जो एरिया वो ज्यादा होगा, और उस एरिया की वजह से इंट्रा एल्वुलर और इंटरप्लूरल प्रेशर क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। जब ये प्रेशर ड्रॉप होंगे तो आपने मुझे खुद बताना है कि सर इन्वायरमेंट के अंदर प्रेशर कितना है, 0, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर कितना है, -1। तो अब एयर क्या करती है, आपके लंग्स की तरफ मूव कर देती है। दैट इज कॉल्ड द इंस्पायरेशन। सर 0 से जो एयर है वो क्या करती है, -1 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर की तरफ मूव करती है,
जिसकी वजह से आपको क्या हो जाती है, इंस्पायरेशन हो जाती है। ठीक है, दैट इज अ सिंपल इंस्पायरेशन मैकेनिज्म इन इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर चेंजेस। अब नोटिस करते हैं कि सर जो इंस्पायरेशन थी वो तो हमने कर लिया, यहाँ पर कैसे करवाकर हमने अपनी चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करवाया, एरिया को ज्यादा किया, प्रेशर हमारे पास ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, अब आपने सर करवानी है नंबर 2 के ऊपर एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन के लिए बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सपायरेशन के अंदर एयर की मूवमेंट देखो। एयर की मूवमेंट क्या है, आपके लंग से बाहर की तरफ है, आपके लंग से बाहर की तरफ हमने एयर को मूव करवाना है। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब जो मैं चीजें चेंजेस कर सकता हूँ वो है इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर एंड इंटर पैरेन्काइमल प्रेशर। ये जो 2 प्रेशर है बच्चों मैं यही चेंज करूंगा, फिर ही जाके मेरे पास जो एयर है वो अपने लंग से बाहर निकलेगी। अब आपने अगर एयर को लंग से बाहर निकालना है तो बच्चों आपको अपने लंग्स के अंदर इन्वायरमेंट से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट से ज्यादा प्रेशर को आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। और वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, आप खुद देखो, आपने ये चीज फील करो। इंस्पायर किया तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो उसकी एक्सपेंशन होती है। जब आप एक्सपायर करते हो तो एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम हमारे पास क्या करता है, ये ऊपर की साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब ये ऊपर की साइड की तरफ मूव करेगा तो आपके पास जो चेस्ट कैविटी का एरिया वो कम हो जाता है। जब चेस्ट कैविटी का एरिया कम होता है, आपके लंग्स के ऊपर क्या करता है, आपकी चेस्ट कैविटी प्रेशर क्रिएट करती है। क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन के अंदर आप देखो हमने अपने मसल्स, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, हम अपने जो रिस्पायरेटरी मसल्स है उनकी मूवमेंट करवा सकते हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकते हैं। ठीक है, जब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं उनको पहले कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, अब मैं उनको रिलैक्स करवा रहा हूँ। जब आप डायफ्राम को रिलैक्स करवाओगे तो वो क्या करेगा हमारे पास चेस्ट कैविटी के, क्योंकि वो ऊपर की डोम शेप की तरफ चला जाता है। यहाँ पर नोटिस करो, अगर ये आपके लंग्स हैं तो आपका जो डायफ्राम है वो इस तरह डोम शेप में चला जाता है। जब ये डोम शेप में जाएगा तो जो चेस्ट कैविटी का एरिया है इसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जब चेस्ट कैविटी का एरिया डिक्रीज होगा तो आपके लंग्स के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब आपके लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, वो कौन कौन सा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जो आपकी चेस्ट कैविटी आपके लंग्स के ऊपर लगा रही है बच्चों। सबसे पहले जो इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर है वो -1 से किसकी तरफ चला जाता है, वो +1 की तरफ चला जाता है। जो आपका इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो क्या करता है, वो -7 से -5 की तरफ दोबारा आ जाता है। ठीक है, इवन दो -4 के ऊपर भी किया आ जाता है। तो अब हमने जो मेन चीज है, जो आपने मेन रिलेशन देखना बच्चों, वो अपने रिलेशन देखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर। अब यहाँ पर ज्यादा प्रेशर कौन सा हो रहा है सर, आपने अपने लंग्स के अंदर फोर्स लगा के या आपने अपने लंग्स के अंदर रिस्पायरेटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के क्या किया उस पेशेंट, सॉरी रिलैक्स करवा के क्या किया उस पेशेंट के लंग्स के अंदर आपने ज्यादा प्रेशर को क्रिएट कर दिया। तो वो मेरे पास कितना आ गया, +1 आ गया। अब जब आपके लंग्स के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, बाहरी इन्वायरमेंट के अंदर 0 प्रेशर है, तो एयर कहाँ से मूव करेगी सर, लंग से एयर करती है बाहर मूव। जब लंग से एयर बाहर मूव कर जाएगी तो अब आपका जो लंग्स का प्रेशर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एयर बाहर मूव कर रही है। तो वो हमारे पास जब 0 मतलब के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो 0 है और प्रेशर तो 0 है, जब ये +1 से आपका इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर 0 के ऊपर आ जाएगा, देन देयर इज नो फर्दर एक्सपायरेशन ऑफ एयर फ्रॉम योर लंग्स टू द आउटसाइड। ठीक है बच्चों, तो ये होता है एक्सपायरेशन के अंदर। मैं यहाँ पर भी आपको दोबारा इसकी डायग्राम ड्रा देता हूँ। 1 मिनट और सब 1 मिनट, इसकी डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। 1 मिनट मुझे दीजिए। एक्सपायरेशन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, ये नोटिस कीजिए, ये मेरे पास लंग्स हैं, ब्यूटीफुल लंग्स हैं। इस ब्यूटीफुल लंग्स के अराउंड क्या है सर, यहाँ पर आपका पैरेन्काइमा है। क्या हो गया है, ब्यूटीफुल लंग्स को नजर लग गया लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा जी, ये आपका पैरेन्काइमा। ठीक है, अब हमने एयर को बाहर निकालना है। तो बच्चों ये आपका जो एलोविलाई है, इस एलोविलाई के प्रेशर को हमने कैसे, यहाँ पर ऊपर से आपने प्रेशर लगाया ना, यहाँ से आपके डायफ्राम चूंकि ऊपर की तरफ मूव किया, इस तरह डोम शेप की तरफ गया। जब ये डोम शेप की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा, दूसरे नंबर चेस्ट कैविटी के एरिया को कम करेगा, तो यहाँ पर हमारे जो इंट्रा एल्व्यूलर, ये सॉरी इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और इसके बाद ये है इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर, ये दोनों प्रेशर हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, अब इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होकर इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर कितना होता है, +1, और इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना हो जाता है हमारे पास है -7, सॉरी -5। अब एक्सपायरेशन में ये इंक्रीज हो जाता है, तो -5 होगा। अब देखो आपके लंग्स के अंदर हमने कितना प्रेशर इंक्रीज करवा दिया सर, +1, और बाहर इन्वायरमेंट के अंदर कितना है, 0। तो अब आपके पास एयर कहाँ पर मूव करेगी सर, लंग्स से बाहर की तरफ है। ये एयर तब तक मूव करती रहती है जब तक आपके लंग्स और इन्वायरमेंट के दरमियान जो प्रेशर है वो 0 या आइसोलेटेड प्रेशर क्रिएट ना हो जाए।
या दोनों का प्रेशर बैलेंस ना हो जाए तब तक आप क्या करते रहते हो, एक्सपायर करते रहते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था एक्सपायरेशन का सिंपल सा फिनोमिना और इंस्पायरेशन का सिंपल सा फिनोमिना, जो चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। जी डॉक्टर साहब आप क्वेश्चन पूछें। सर आपने कहा था कि एल्वियुलर प्रेशर रेस्टिंग में 0 है और इंट्रा प्लूरल जो प्रेशर है वो -5 है, तो इस वजह से एल्वियोलाई से प्रेशर वो एक्सर्ट हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं कर रही एल्वियोलाई। ठीक है राइट जी 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 जी। और अभी आप एक्सपायरेशन में बता रहे हैं कि इंट्रा प्लूरल जो प्रेशर है वो -5 पे दोबारा आ जाता है, और जो एल्वियोलाई का प्रेशर है वो +1 हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो 0 ही रहेगा। तो ठीक है। ये जो एयर है वो एल्वियोलाई से बाहर की तरफ अब क्यों जा रही है ये, क्योंकि वो -1 है और नीचे -5 है, वो -1 से -5 की तरफ क्यों नहीं आ रही, बाहर क्यों जा रही है? जी जी डॉक्टर साहब, क्वेश्चन आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है। वो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि सर ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो -5 है, मतलब प्लूरा के अंदर जो प्रेशर है ना वो हमारे पास कम है, और जो आपके पास +1 है ये प्रेशर एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा क्रिएट हो गया है। तो जो एयर है वो एयर हमारे पास प्लूरा के अंदर क्यों नहीं जा रही, वो जो एयर है वो हमारे पास बाहर क्यों जा रही है। बच्चों सबसे पहले तो ये देखो कि आपके जो एल्वियोलाई की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है, अगर मेरे प्लूरा की तरफ इस तरह तो नहीं है ना कि यहाँ पर मेरा जो एल्वियोलाई है उसके अंदर होल क्रिएट है और इसके अंदर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो एयर इस तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है बच्चों, जो मैंने बात की थी ना कि आपके एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करते, वो कोलैप्स इसलिए नहीं करते कि आपके पास यहाँ पर ना जो इसका प्रेशर है ना +1, यहाँ सॉरी जो 0 प्रेशर था, बाहर प्रेशर है कम, तो ये जो प्रेशर कम है ना ये अपनी वॉल्स के ऊपर लगा रही है, यहाँ पर अपनी वॉल्स के ऊपर इसका प्रेशर लग रहा है, तो आपका एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करता। जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर एयर की मूवमेंट, बच्चों प्लूरा की तरफ एयर कैसे मूव कर सकती है, वहां पर तो कोई रास्ता भी नहीं है ना, कि कोई रास्ता है आपके पास। हमने क्या देखा हुआ सर, आपने बताया था कि पेशेंट के अंदर सबसे पहले होती है एल्वियोलाई, पूरा रिस्पायरेटरी अगर ट्रैक देखो तो ये आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, नोटिस करें डॉक्टर साहब, ये आपका पूरा पाथवे है एयर की मूवमेंट का, समझ रहे हैं आप? ये देखें डॉक्टर साहब, तो यहाँ से हम एक्सपायर कर देते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कम या ज्यादा हो रहा है, तो मेरे पास वो एल्वियोलाई की वॉल्स के ऊपर लगेगा, लेकिन वो यहाँ से लीक आउट होकर आपके पैरेन्काइमा के अंदर तो नहीं ना जाएगा। बच्चों अगर वो पैरेन्काइमा में चला जाएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगी, पेशेंट को हो जाता है निमोथोरैक्स, वो तो फिर लीक आउट है, वो आपके पास पैथोलॉजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं होता, सिर्फ वॉल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो इस वजह से मेरे पास जो एयर है वो एल्वियोलाई से आपके प्लूरा के अंदर नहीं जाती होती। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। समझ आ गई डॉक्टर साहब? सर ये जो रेस्टिंग फेज में -5 होता है, एल्वियोलाई का प्रेशर की कोलैप्स ना हो, तो ये किन कंडीशन में हो सकता है? सर ये इसी कंडीशन में जब आप अभी बैठे हुए इस कंडीशन के अंदर भी आइए, ये अभी भी -5 होगा जब आप इंस्पायर और एक्सपायर ना करोगे। ये तो सर रेस्टिंग में तो हम करते हैं ना हर। और भाई रेस्टिंग का मतलब है कि आपका लंग्स रेस्टिंग में है, कि आपके लंग्स इंस्पायर और एक्सपायर नहीं करे डॉक्टर साहब। रेस्टिंग में आप तो बैठे हुए हैं, हम तो सारा दिन रेस्टिंग में ही रहते हैं। रेस्टिंग ऑफ द लंग्स का मतलब है जब लंग्स से मूव नहीं करते, जब वो इंस्पायर या एक्सपायर नहीं करते, इस रेस्टिंग का ये मतलब है। मैंने आपको स्टार्ट के अंदर ही ये बता दिया था, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको आज इंशाल्लाह इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन समझ आ गई है। अब मैं आता हूँ एक और ब्यूटीफुल टॉपिक की तरफ, दैट इज अ कंप्लायंस। आज हमने मजे मजे की चीजें डिस्कस करनी है, जो हम इतने दिन से बात कर रहे थे ना कि सर कंप्लायंस क्या होता है। तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी कंप्लायंस की डेफिनेशन बताएं, एवरीवन वन बाय वन। जी डॉक्टर हिजाब ज़हरा, आपके ख्याल में कंप्लायंस क्या होती है? एवरीवन वन बाय वन, मुझे आपने अपनी अपनी कंप्लायंस की डेफिनेशन देनी है। Ability of alveoli to stretch is compliance. ओके हो गया जी, पहली स्टूडेंट ने कहा कि सर एबिलिटी ऑफ स्ट्रेच ऑफ एल्वियोलाई इज कॉल्ड अ कंप्लायंस। ओके जी, नेक्स्ट। stretch and come back to its original position after expiration. कि सर वो स्ट्रेच भी करेंगे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे, हम उसको कंप्लायंस कहेंगे। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट। ये इलास्टिसिटी हो गया। The change in volume after applying pressure, change in pressure, like distance and capacity भी हम इसको बोल ठीक है सकते जी, हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई कि सर अगर हम प्रेशर को चेंज करें, मतलब कि वॉल्यूम को चेंज करें और उसके अंदर जो प्रेशर है उसके अंदर भी चेंज आ जाए, या हम प्रेशर को चेंज करें और एयर के वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आ जाए, उसको हम कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है मैडम, ये इसका फार्मूला हो गया। सिंपल वर्ड्स में बताएं कि अगर आपने कंप्लायंस को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे पहले स्टूडेंट ने कहा सर एबिलिटी टू स्ट्रेच, दूसरे ने कहा कि सर हमारे पास एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एल्वियोलाई। ठीक है, अब आपने कहा कि सर चेंज इन वॉल्यूम,
से जो हमारे पास चेंज इन प्रेशर होता है उसको हम कंप्लायंस कह रहे हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी दें। हाँ जी डॉक्टर मून, आपको क्या लगता है कि कंप्लायंस क्या होती है? इलास्टिसिटी। यार वो तो फिर इलास्टिसिटी हुई ना, फिर वो कंप्लायंस तो नहीं ना होगी। चलो मैं आपको ना 2-3 सिंपल सी ना सिनेरियो बताता हूँ, आपने मुझे बताना है कि कहाँ पर कंप्लायंस है। पहली आपको मैं डेफिनेशन इस तरह कंप्लायंस को हम बताते हैं कि देखो, अबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू एक्सपैंड एंड कीप सम वॉल्यूम इनटू इट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, द अबिलिटी ऑफ लंग्स, द अबिलिटी ऑफ, चलो हम एनीथिंग कर लेते हैं, द अबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू एक्सपैंड and keeps extra volume into it। ठीक है कि सर हमारे पास कंप्लायंस हम ऐसी चीज को कहते हैं, ऐसी एबिलिटी को कहते हैं कि जिसके अंदर जो हमारे पास लेट्स सपोज लंग्स हैं, वो लंग्स क्या करते हैं, एक्सपैंड भी करते हैं, और एक्सपैंड करने के बाद क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने अंदर मतलब कि वो रख भी सकते हैं। ये होती है आपके लंग्स की एबिलिटी। जैसे कि लेट्स सपोज आप इंस्पायर कर रहे हो ना, आप इसके बाद एक्स्ट्रा इंस्पायर भी कर सकते हो, जिसको हमने कहा था ना इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन या क्वाइट इंस्पायरेशन के बाद हम एक्स्ट्रा इंस्पायरेशन भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपके लंग्स है वो एक्सपैंड भी होते हैं और वो अपने अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर को भी रखते हैं। ठीक है, फिर वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपका चेंज हो रहा है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद में आते हैं। ठीक है, अब आओ बच्चों, इसकी मैं आपको ना सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बिल्कुल फेवरेट एग्जांपल है, दैट इज अ बैलून। आपको पता है बैलून क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, बैलून क्या करता है सर, एक्सपैंड करता है। तो अगर सर ये एक्सपैंड करता है बैलून, तो क्या मतलब है कि इसकी कंप्लायंस ज्यादा होगी या कम होगी? जी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कहा था कि कंप्लायंस का मतलब है स्ट्रेच हो जाना या एक्सपैंड हो जाना। तो आपके पास जो बैलून होता है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है या काफी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है, तो इसका मतलब है फिर उसमें कंप्लायंस ज्यादा होगी। इज इट ट्रू? Yes. ओके, एनीवन एल्स, इज इट ट्रू? सर कंप्लायंस ज्यादा होगी तो ज्यादा इजीली फील होगा। बच्चों मैंने कहा था कि एबिलिटी टू स्ट्रेच और वो अपने अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग वो अपने अंदर रख भी सके। अब मैंने इसको इसका ना ऊपर से ओपन कर दिया, इसको यहाँ से मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ था, इसको मैंने छोड़ दिया। बच्चों जब आप उसको ओपन से इसके मतलब कि माउथ कह लो, जब इसको आप छोड़ोगे ना, तो जो सारी एयर है वो क्या करेगी, वो सारी एयर वहां से निकल जाएगी। तो क्या इसने कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर अपने अंदर रखा है? नहीं रखा सर। इसका मतलब है कि ये कंप्लायंस की डिफाइन को वेरीफाई नहीं करता, आपका बैलून कंप्लायंट नहीं है। बैलून के अंदर जो पावर होती है वो इलास्टिसिटी की होती है। ठीक है, बैलून के अंदर कौन सी एबिलिटी होती है, वो बच्चों इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर फैज कह रहे थे ना कि सर वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर ले, तो आपका जो बैलून होता है ना वो इस तरह का होता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर को डालते हैं, और एयर को हम डालते हैं तो ये एक्सपैंड कर जाता है। तो एक्सपैंड करने के बाद जब आप इसको छोड़ते हो ना, तो वो क्या करता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ आ जाता है। इसका मतलब है सर जो बैलून होते हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, लेकिन उनके अंदर कंप्लायंस नहीं होता, क्योंकि कंप्लायंस की दो शर्तें हैं। पहला अबिलिटी टू एक्सपैंड, एंड द अदर वन इज दैट कि उसको अपने अंदर वॉल्यूम को रखना चाहिए, सारा वॉल्यूम उसने नहीं निकालना। ठीक है, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी अपने अंदर रख सकते, क्योंकि बैलून एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ एयर को तो अपने अंदर रख लेते हैं, लेकिन जैसे हम उसको छोड़ते हैं ना, तो आपके पास क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। क्या आपके लंग्स कोलैप्स करते हैं? सर नहीं करते। चाहे मैं अपने लंग्स के ब्रोंकाई ट्रेकिया सबको ओपन कर दूं, लेकिन मेरे लंग्स कोलैप्स नहीं करते, वो स्टिल कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर को अपने अंदर रखते हैं। इसका मतलब है कि लंग्स इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ कंप्लायंस। ये बात हमारे पास यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, अब एक मैं एग्जांपल पहले हमने ले लिया बैलून वाली एग्जांपल। पहले हमने एग्जांपल कौन सी लिया, बैलून के साथ। बैलून के अंदर इलास्टिसिटी होती है, उसके अंदर एक्सपेंशन होती है, लेकिन उसके अंदर कंप्लायंस नहीं होती, तो इसको हम यहाँ पर डिक्रीज लिख देते हैं। ठीक है, अब दूसरी मैं कोई हार्ड चीज ले लेता हूँ, यहाँ पर हम सॉलिड सब्सटेंस ले लेते हैं, सॉलिड सब्सटेंस। अब सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मैं ले लेता हूँ कोई लेट्स सपोज ना
यहाँ पर हम ले लेते हैं एक ना वुड का ग्लास, ठीक है, मतलब लकड़ी का ये ग्लास बना हुआ। अब इस ग्लास के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करते हो, वॉल्यूम डालते जाते हो, क्या करते हो आप, इसके अंदर वाटर डालते जाते हो, वाटर डालते जाते हो, वाटर डालते जाते हो। अब इस ग्लास ने क्या किया बच्चों, इसने वाटर को अपने अंदर ही रखा है, इसने अपने अंदर वाटर को रखा है, इसने उसको बाहर नहीं निकाला। तो क्या ये कंप्लाइंट है कि आपके पास ये जो वुड ग्लास है, क्या ये कंप्लाइंट है? हाँ जी, एनीवन? नो सर। No. व्हाई नॉट? क्योंकि एक्सपेंड नहीं हुआ सर। क्योंकि एक्सपैंड नहीं हुआ। वेरी गुड कि सर, चाहे इसने अपने अंदर वॉल्यूम रखा है, लेकिन ये क्या है, ये कंप्लायंस नहीं है, ये कंप्लायंट नहीं है मेरे पास। वुड ऑफ ग्लास या वुड ग्लास भी हमारे पास कंप्लायंट नहीं होता, चाहे वो अपने अंदर वॉल्यूम रख रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं रख रहा, ये एक्सपैंड नहीं हो रहा, इसलिए ये भी कंप्लायंट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉलिड सब्सटेंसेस के अंदर भी कंप्लायंस कम होती है। अब बच्चों मैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। तीसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं पॉलीथीन बैग। पता है ना पॉलीथीन बैग, आई थिंक आजकल तो पाबंदी लगी हुई है। शापर सर जी सीधा। तो कहते हैं कि तू तो शापर है। सर तो ये यार सब तो बड़ा शापर है। नहीं, ऐसे नहीं कहना। तो बच्चों जो पॉलीथीन का बैग होता है ना, अब इसके अंदर क्या होता है, पॉलीथीन का बैग बच्चों जी, आप गए हो गुमसुम गए हो, वहां पर आपने सदका ने देखी कि सर इधर तो आज 200 की शर्टें मिल रही हैं, तो पहले सदका ने ली हैं 2 शर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक इंतहाई कोई फजूल बना है शॉपिंग बैग। चलें, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ लेते हैं, हम बना लेते हैं ब्यूटीफुल हाथ में। तो बच्चों ये है आपका शॉपिंग बैग, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले सेल लगी हुई थी, तो सदका ने 2 शर्ट्स ली, तो इसने इसके अंदर रख ली, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वॉल्यूम आ गया। उसके बाद सदका के साथ क्या थी, इसकी दोस्त भी थी। कौन है दोस्त इसकी जी, यास्मीन है। अब ये गुमसुम से बाहर आ गए, लेकिन यास्मीन ने कहा कि मतलब कि सेल लगी हुई है, तो मैं भी क्या करती हूँ, मैं भी 2 जो शर्ट्स हैं वो ले लेती हूँ। तो ये दोबारा जाते हैं उसी शॉप के अंदर, तो वो क्या करते हैं 2 शर्ट्स और ले लेते हैं। अब लेकिन वो दुकान वाला बड़ा होशियार होता है, जैसे कज्जे होते हैं ना, वो आपको पता है, वो कज्जे वाकई पॉलीथीन बैग एक्स्ट्रा नहीं देते। तो उसने, सदका ने क्या किया कि ला भाई तू ना मुझे अपनी शर्ट्स दे दे। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा शर्ट्स हैं सदका यास्मीन की, वो भी इसके अंदर डाल लेती है। मतलब पहले जो 2 वॉल्यूम थे, 2 शर्ट्स का जो वॉल्यूम था, इसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर हमने 2 शर्ट्स को और डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास जो बैग है, ये बैग क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। ये बैग क्या कर जाता है बच्चों, एक्सपैंड कर रहे हैं। पहली बात हुई एक्सपेंशन की। दूसरे नंबर पर बच्चों ये क्या है कि ये अपने अंदर वॉल्यूम को भी रख रहा है। मतलब पहले 2 शर्ट्स थी, वो भी उसके अंदर आ गई थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, घुसेड़ घुसेड़ के 2 शर्ट्स और डाल ली। चाहे वो उसके अंदर वो एक्सपैंड हो गया, लेकिन उसने अंदर क्या किया, वॉल्यूम को अपने अंदर सर्वाइव किया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ शर्ट्स भी यहाँ पर हमारे पास फुलफिल्ड हो गया। तो बाहर बताने का मतलब ये नहीं है कि शापर कह रहा है कि भाई तू यास्मीन की शर्ट्स हैं तो वो शापर उनको बाहर निकाल रहा है, या पॉलिथीन का बैग नहीं ना निकाल रहा, वो उसको अपने अंदर रख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पर एक्सपेंशन भी हो रही है, जो पॉलिथीन बैग है वो एक्सपैंड भी हो रहा है, और वो अपने अंदर वॉल्यूम भी रख रहा है। क्या ये कंप्लायंट है, ये या हमारे पास ये स्ट्रेच है, या ये इलास्टिसिटी है इसे पॉलिथीन बैग के अंदर? हाँ जी, इज इट द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द कंप्लायंस और इज इट नॉट? हाँ जी, कहाँ चले गए, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? जहां पर एक्सपेंशन भी हो रही है, वॉल्यूम भी हमारे पास इसके अंदर रह रहा है, निकल नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लायंस पॉलीथीन बैग की ज्यादा होती है या कम होती है? स्टूडेंट्स कहाँ चले गए, सदका, यास्मीन, फैज, मोन, जरियाब? नहीं सर, नहीं है। Compliance. क्या हुआ ये बच्चों, ये जो आपके शॉप पॉलीथीन बैग होते हैं ना, ये पॉलीथीन बैग आपके कंप्लायंट होते हैं, इनकी कंप्लायंस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल्ड कर रहे हैं, कि इसके अंदर ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं और अपने अंदर ये वॉल्यूम भी रख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी। मैंने आपको 3 एग्जाम्पलों के जरिए समझाया है कि असल में कंप्लायंस क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू एक्सपैंड एंड कीप सम वॉल्यूम इनटू इट इज कॉल्ड द कंप्लायंस। ठीक है, और जब हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, उसके अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। देखो पहले 2 शर्ट्स थी, फिर हमारे पास क्या आएंगे, 4 शर्ट्स आएंगे, मतलब कि वॉल्यूम चेंज हुआ। जब उसके अंदर वॉल्यूम चेंज होगा, तो उस पॉलीथीन बैग की जो वॉल्स हैं वहां पर प्रेशर भी चेंज होगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि कंप्लायंस को हम डिफाइन करते हैं बच्चों
कंप्लायंस को डिफाइन किया जाता है कैसे? चेंज इन वॉल्यूम बट अ चेंज इन प्रेशर। कि जब आप वॉल्यूम को चेंज करोगे ना, 2 से 4 शर्ट्स आपने किए, तो आपका पास जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर भी चेंज हो जाता है। जितना प्रेशर 2 शर्ट्स लगा रही थी, उससे ज्यादा प्रेशर 4 शर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप वॉल्यूम चेंज करोगे बच्चों, हमारे पास प्रेशर क्या होता है, वो भी चेंज होता है। इसको हम कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सर सिंपल अगर एग्जांपल्स के जरिए समझाई। जी जी डॉक्टर साहब। निकाल देंगे तो फिर भी वो कोलैप्स ही तो सर नहीं कोलैप्स होता, अल्लाह के बने। पॉलीथीन बैग को जब तक आप उसको खुद पकड़ के उसको उछल मुछल ना कर, तो वो बेचारा कोलैप्स नहीं होगा। अब आप जाते हैं, सदका अपने रूम पे जाती है, पहले यास्मीन की शर्ट्स निकाल के देती है, फिर उसमें से अपनी प्यार से शर्ट्स निकाल लेती है, ब्यूटीफुल शर्ट्स। तो उसके बाद बच्चों को जो पॉलीथीन बैग है वो एक्सपैंड ही रहेगा बेचारा, समझ रहे हो? जहाँ उसका हम कहते हैं चलो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन वो कोलैप्स थोड़ा कर जाएगा। कोलैप्स तो फिर आप उसको करवाओगे ना, आप तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है ना, जो उसकी कंप्लायंस को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उस बेचारे के अंदर तो कंप्लायंस की एबिलिटी थी ना। तो ये चीज आपने याद रखना है कि चेंज इन वॉल्यूम काज द चेंज इन प्रेशर। आपने 4 शर्ट्स लगाई तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, वहां पर 2 शर्ट्स थी तो प्रेशर मेरे पास कम क्रिएट हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब 2 मैं आपको फार्मूले बताने लगा हूँ, ये आपने नहीं बोलना। कंप्लायंस होती है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी। आज सारी बातें कंप्लायंस पे करूंगा इंशाल्लाह। आपको सिंपल एग्जांपल इसीलिए दिया है ताकि आपको समझ आ जाए इंशाल्लाह। वो जो हार्ड मटेरियल वाली एग्जांपल और जो बैलून वाली एग्जांपल और जो तीसरी पॉलीथीन वाली बैग की एग्जांपल है, ये 3 याद रखिएगा। काफी ज्यादा जो ट्यूटर्स हैं वो इसी एग्जांपलों को यूज करते हैं और वाकई यहाँ से ना समझ भी आती है। अगर आपको ये एग्जाम्पल मैं ना देता, हम सारी रात बैठे रहते, कंप्लायंस समझ नहीं आना था। अब होप्स आपको समझ आ गया बच्चों। आ गया कंप्लायंस। कंप्लायंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी। अगर बच्चों इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो कंप्लायंस क्या होगी, कम होगी। एग्जांपल आ गई ना बैलून वाली, बैलून के अंदर इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर जो कंप्लायंस होती है वो बच्चों कम होती है। ठीक है, इसको आपने इनवर्सली याद रखना है। हाँ, अगर किसी चीज के अंदर लेट्स सपोज इलास्टिसिटी कम हो रही है ना, तो उसकी जो कंप्लायंस की एबिलिटी है वो हमारे पास ज्यादा हो सकती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा बच्चों जो कंप्लायंस होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टिफनेस की। यहाँ पर पहली एग्जांपल ये बैलून वाली बच्चों एग्जांपल है, ये बैलून वाली एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टिफनेस की। ये यूएस असेंबली के 2 एमसीक्यूज हैं आपके सामने जो लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास स्टिफनेस होती है बच्चों ज्यादा, तो उसकी कंप्लायंस भी क्या होगी, कम होगी। आर यू विद मी? इस बात को हमने ऊपर डिफाइन किया कि नहीं किया कि सर अगर मैं हार्ड मटेरियल लेता हूँ, वुड ग्लास लेता हूँ, तो उसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है। जब उसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी तो उसकी कंप्लायंस कम होती है। एग्जाम्पल लेके आऊं लंग्स की तरफ। अगर आपको फाइब्रोसिस हो जाती है, आपके लंग्स की स्टिफनेस बढ़ जाएगी, और अगर आपके लंग्स की स्टिफनेस बढ़ जाएगी, आपकी लंग्स की कंप्लायंस कम हो जाती है, आपके लंग्स की कंप्लायंस कम हो जाती। तो ये 2 चीजें आपने याद रखनी है, आगे जाके मैं पढ़ूंगा। फिलहाल आपने ये 2 फार्मूलेज याद रखने हैं। जिस कंडीशन के अंदर भी इलास्टिसिटी ज्यादा हुई, वहां पर कंप्लायंस कम हो जाएगी, और जिस कंडीशन के अंदर इलास्टिसिटी कम होती है, जिस कंडीशन के अंदर इलास्टिसिटी कम होगी, वहां पर कंप्लायंस ज्यादा होगी। जी डॉक्टर तैयबा, क्या मुझे आप बता सकते हो ऐसी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द लंग्स दैट इज रिलेटेड विद द डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स, जिसके अंदर लंग्स की इलास्टिसिटी कम होती है? कौन सी डिजीज होती है वो? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा, वेरी गुड। कि सर जो मेरे पास कंडीशन है एम्फीसीमा, एम्फीसीमा एंड इफ यू डोंट माइंड एजिंग, इन दोनों कंडीशंस के अंदर बच्चों क्या होती है, आपकी इलास्टिसिटी बच्चों यहाँ पर कम होती है। तो जब यहाँ पर इलास्टिसिटी कम होती है, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि एजिंग के अंदर आपके पास जो कंप्लायंस होती है बच्चों वो ज्यादा हो जाती है। जो बूढ़े होते हैं उनके लंग्स ज्यादा कंप्लायंट होते हैं, वो ज्यादा एक्सपैंड होते हैं। जो एम्फीसीमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लंग्स ज्यादा कंप्लायंट होते हैं, वो ज्यादा एक्सपैंड होते हैं। तो मुझे आपने यही बताना है डॉक्टर तैयबा कि यहाँ पर आपके जो लंग्स एक्सपैंड हुए हैं, क्या मुझे इसका फायदा है या नुकसान है? क्योंकि नुकसान है सर। नहीं मैडम, कंप्लायंस ज्यादा देखो ना, लंग्स ज्यादा एक्सपैंड करे तो ज्यादा एयर जाएगी ना, ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, आपका बॉडी वेट ज्यादा अच्छा होगा, आपके टिश्यू हेल्दी होंगे। इज इट ट्रू? जी मैडम, क्या ख्याल है आपका कि अगर कंप्लायंस ज्यादा तो मुझे तो इसका फायदा है ना बच्चों, गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी मेरी बॉडी के अंदर, तो मेरे जो टिश्यूज हैं वो हेल्दी होंगे। ऐसी बात है कि नहीं है? नो सर। तो फिर कैसी बात है, आप बता दें थोड़ा सा।
सर एयर ज्यादा जाएगी तो वो लेकिन बाहर तो नहीं आ सकेगी। गैसियस एक्सचेंज तो प्रॉपर नहीं होगी, वो तो एक लिमिट तक ही होगी। वेरी गुड, ये था असल पॉइंट कि बच्चों जब आपके लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं ना, जो डॉक्टर ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि जब आपके लंग्स बच्चों क्लैंप कंप्लायंट मतलब एक्सपैंड कर जाते हैं ना, तो जो एयर होती है वो आपके लंग्स के अंदर ट्रैप रहती है। आपके लंग्स के अंदर एयर ट्रैप रहती है। जब ये एयर ट्रैप रहेगी तो आप कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बाहर ही नहीं निकालोगे। जब आप बाहर नहीं निकालोगे तो नई एयर लंग्स में नहीं जाती। जब नई एयर नहीं जाएगी, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, हाइपरकैपनिया होगा, हाइपरकैपनिया होगा, रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा, रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होगी, पेशेंट डिस्निया के साथ प्रेजेंट करेगा। होप सो इट मेक सेंस। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। आपकी कंप्लायंस यहाँ पर कवर हो गई है। तो दूसरे नंबर हमने टेकिपनिया भी होगा पेशेंट को? जी टेकिपनिया भी होगा? जी सर, टेकिपनिया भी हुआ पेशेंट्स के अंदर, डिस्निया, टेकिपनिया, ये वाली कंडीशन नजर आती है। जब भी आपके पास हाइपरकैपनिया होता है ना, तो वो आपको मैं सारा मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, जैसे हमने पढ़ा था ना उसके अंदर सीवीएस के अंदर कीमोरेसेप्टर बैरोसेप्टर कैसे एक्टिवेट होकर आपके पास मैकेनिज्म करवाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है ना, ये कम और ज्यादा आपके रिस्पायरेटरी सेंटर को कैसे एक्टिवेट करवाती है और आपकी रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा या कम कैसे होती है। ठीक है, इट्स आल्सो रिलेटेड विद द कुशिंग ट्रायड एज वेल, वी विल डिस्कस लेटर अबाउट इट। तो अब बच्चों हम रिलेट करते हैं, आपका जो टॉपिक है ना यहाँ पर वाइंड अप हो गया। सिर्फ अब हमने यहाँ से बुक की लाइनें पढ़नी है इंशाल्लाह। अब आपको ये चीजें समझ आएंगी, क्योंकि जब आप डायरेक्टली इसको पढ़ते हैं तो आपको ये कभी भी समझ नहीं आना था इंशाल्लाह। तो अभी आपका कंसेप्ट बन चुका है, आपकी बेसिक क्लियर हो चुकी है। तो अब हम आपकी बुक्स की जो लाइनें हैं उसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको कंप्लायंस का पता है, अब आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का पता है, अब आपको लंग्स और चेस्ट वाल की कैविटी का जो रिलेशन है वो आपको पता है। तो इंशाल्लाह अब इसको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बच्चों लिखा हुआ है लंग एंड चेस्ट वाल प्रॉपर्टीज। तो उसने कहा बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन, तो मतलब कोई तारीखी वजूहात हैं, अगर इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं, तारीखी वजूहात की वजह से जो हम पल्मोनरी प्रेशर होता है ना, उसको हम सेंटीमीटर H2O के अंदर लेते हैं। तो ये आप वेंटिलेटर्स के जिन बच्चों ने वेंटिलेटर की सेटिंग देखी हो ना, तो उनके ऊपर भी यही लिखा होता है CmH2O। तो मतलब ये वाला प्रेशर जो है ना, इसको ये इसका यूनिट है प्रेशर का, जो पल्मोनरी प्रेशर है ना, इसका हम ये वाला यूनिट को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अगर आपने जिंदा एग्जांपल देखनी है तो मैंने कहा आप वेंटिलेटर को देखिएगा, उसके ऊपर CmH2O लिखा होता है। तो जो मैं यहाँ पर लिख रहा था ना -5 -1 -4, तो उनके साथ यूनिट ये CmH2O लगता है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब दूसरी दफा हम ये तीनों चार्टों को क्या करते हैं, यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लंग वॉल्यूम चेंज। तो इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है सर, इंस्पायरेशन के अंदर लंग वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब हम इंस्पायर करोगे ना तो टाइडल वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर जाएगा, तो ये जो आपके लंग्स का वॉल्यूम है बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर कौन सा वॉल्यूम होता है सर, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो हमने कहा था ना, व्हाट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। हाँ जी, क्या होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम रहता है लंग्स में, तो वो तो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। नॉर्मल ये एक्सपिरेशन वाला के बाद गैसेस जो एक्सचेंज वॉल्यूम भी रहता है करेगा, जिसके ये अंदर फंक्शनल होगा। क्वाइट इंस्पायरेशन या एक्सपायर, जहाँ हम कहते हैं क्वाइट एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर बच जाता है वो कौन सा होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो दोनों वॉल्यूम्स होते हैं आपके लंग्स के अंदर होते हैं। तो जो हमने एयर ऐड करनी है ना, वो हमने इनके ऊपर ऐड करनी होती है जो इंस्पायरेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा FRC पॉइंट। ठीक है, जिसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या FRC पॉइंट कहते हैं। इंस्पायर करोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। यार मैंने उस दिन भी तो आपको दिखवाया था ना, 22 से वो क्या हो रहा था, 2.7 हो रहा था। तो 500 ml जो हम टाइडल वॉल्यूम का एयर इसके अंदर ऐड करते हैं, जब आप एक्सपायर करो तो ये हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। तो ये पहला आपका चार्ट क्लियर हो गया। इलास्टिक रिकॉइल को जरा समझें। इलास्टिक रिकॉइल का क्या मतलब है कि सर जो देखो, सबसे पहले ना रिकॉइलिंग का मतलब समझो, और इसके लिए मैं आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि जो बच्चों आपने आई थिंक मैट्रिक या FSC के अंदर पढ़ा है ना, वो जो गन और बुलेट वाली एग्जांपल थी कि बुलेट क्या करती है, आगे की तरफ चली जाती है, और जो आपकी गन है वो बैक की तरफ मूव करती है। और वो बैक की तरफ क्यों मूव करती है, वो उसकी रिकॉइलिंग एबिलिटी होती है। क्योंकि मैंने अगर किसी भी चीज को बाहर की तरफ, या मैंने उस बुलेट को जितनी दूर फेंकना है, उसके लिए मुझे जो पंप की मूवमेंट है या जो उस गन की मूवमेंट है ना, उतना हैवीली क्या करती है, बैक साइड की तरफ मूव करती है। ये उसकी रिकॉइलिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके लंग्स हैं, लंग्स ने क्या करना है, एयर को बाहर निकालना है। क्या करते हैं हम,
लेट्स सपोज एक्सपायरेशन के अंदर जो आपका एलोविलाई है ये नॉर्मल है, इसके अंदर एयर आ चुकी है, ये इसके अंदर एयर आ चुकी है। इसके बाद आप क्या करते हो, आप एयर को निकालते हो बाहर, ठीक है। जब आप एयर को बाहर निकालोगे तो जो आपके एलोविलाई है वो डिफ्लेट होंगे, जो आपके लंग्स है वो क्या करते हैं, वो मतलब कि कोलैप्स की तरफ जाते हैं या डिफ्लेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो डिफ्लेशन की तरफ जाते हैं ना आपकी एलोविलाई और लंग्स, इनको हम कहते हैं दैट इज अ इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ योर लंग्स। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सारे कोलैप्स कर जाते हैं बच्चों, वो कोलैप्स नहीं ना करते, वो हमने देखा हुआ है 3 रीजंस की वजह से आपके लंग्स कोलैप्स नहीं करते, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो मैं ना दोनों को, ये है इंस्पायरेशन के अंदर एलोविलाई और ये है एक्सपायरेशन के अंदर एलोविलाई, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फ्लेट है एलोविलाई और ये आपके पास क्या है, डीफ्लेट है, ठीक है। और ये डीफ्लेट क्यों कर रही है, क्योंकि हमने एयर को यहाँ से बाहर निकाला है और उस एयर को बाहर निकालने की वजह से आपके जो एलोविलाई हैं वो क्या करते हैं, उसकी वॉल एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, एंड दैट इज इट्स रिकॉइलिंग एक्ट। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। कहते क्या है, टेंडेंसी फॉर द लंग्स टू कोलैप्स, वही बात हुई ना कि जो हमारे पास लंग्स की एबिलिटी होती है ना कोलैप्सिंग की, एंड चेस्ट वॉल टू स्प्रिंग आउटवर्ड। जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, एक्सपायरेशन के अंदर जो मेरे लंग्स हैं वो इनवर्ड मूव करते हैं। ये भी बड़ा मजे का कंसेप्ट है वैसे। एक्सपायरेशन के अंदर बच्चों जो लंग्स हैं बच्चों आपके, वो लंग्स इनवर्ड मूव करते हैं और जो आपकी चेस्ट की फोर्स है वो बाहर की तरफ जाती है, इस तरफ, ठीक है। ये लंग्स इनवर्ड है और जो मेरे पास वही इंट्राप्लूरल प्रेशर वाली बात आ गई है। तो ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो क्या करता है, लंग्स को बाहर की तरफ खींच के रखता है, ठीक है। तो इस तरह जो आपके लंग्स है वो कोलैप्स नहीं करते, क्योंकि लंग्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, चेस्ट वाल या जो प्लूरा इंटरप्लूरल कैविटी होती है वो बाहर की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है। तो अगर वो बाहर की तरफ मूव ना करे तो आपके लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि एक्सपायरेशन के अंदर सर 2 काम होते हैं, लंग्स इनवर्ड मूव करते हैं और चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ मूव कर रही होती है, क्योंकि उसने लंग्स को बाहर से पकड़ के रखना कि कहीं कोलैप्स ना कर, ठीक है। यही प्रेशर मैंने आपको जो -5 वाला बता रहा था ना, वो ये कंसेप्ट इस तरह अप्लाई होता है। एट एफआरसी का मतलब होता है बच्चों रेस्टिंग फेस, जो मैंने आपको कंडीशन लिख रहा था ना, रेस्टिंग कंडीशन, कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे। एट एफआरसी एयरवे एंड एल्व्यूलर प्रेशर, देखा, एयरवे एंड एल्व्यूलर प्रेशर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जो आपकी एल्व्यूलाई का प्रेशर है या जो आपके ट्रेकिया का प्रेशर है, जितना एनवायरनमेंट का प्रेशर है वो उतना ही होता है। और वो कितना है बच्चों, वो है 0। समझ आ रही है बहुत सारी बातें। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये लाइन रीड करता आपको कभी भी ये समझ नहीं आनी थी, इसलिए आपका हमने ऊपर से कंसेप्ट बना लिया। तो ये हो गया 0। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज नेगेटिव, क्यों डॉक्टर जरिया, लिख दिया है ना उन्होंने, इंट्राप्लूरल प्रेशर आपका नेगेटिव होता है, जो मैंने -5 वहां पर लिखा हुआ था, ठीक है। अब आई होप सो कि आप मेरी बातों से एग्री होंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर ने सारे प्रेशर अपने से लिख दिए, क्योंकि आपकी बुक्स की लाइनें हैं और उन बुक्स की लाइनों को हमने कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। तो यही बात है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -5 है, ठीक है। यही बात उन्होंने इंट्राप्लूरल प्रेशर, द इनवर्ड पुल ऑफ द लंग इज बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड पुल ऑफ द चेस्ट वॉल। ठीक हो गया कि मेरे पास जो लंग्स होते हैं सर वो इनवर्ड मूव करते हैं और जो आपके पास चेस्ट वॉल होती है वो आउटवर्ड मूव करती है। वही प्रेशर, ये जो -5 वाला प्रेशर है ना, ये आपके लंग्स को अंदर की तरफ कोलैप्स नहीं होने देता। तो उसने ये लिखा है, इनवर्ड पुल ऑफ द लंग इज बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड पुल ऑफ द चेस्ट वॉल दैट प्रिवेंट्स योर लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। सिस्टेमिक प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, वही हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बताया, 0 होता है। पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो जब बच्चों आप रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होते हैं ना, तो वो कहते हैं उस दौरान जो हमारे पास वस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो क्या है, वो 0 होती है, मतलब कम होती है एज कम्पेयर टू जब आप इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं। तो ये वही मैकेनिज्म जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाला है। आप ये वाली अपनी लाइनें रीड करनी है, कंसेप्ट सारा आपने यही समझना है, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या है वो प्रेशर याद रखने, एक्सपायरेशन में क्या होता है वो वाले प्रेशर आपने यहाँ पर याद रखने। अब आती है बारी किसकी, कंप्लायंस, ठीक है। और कंप्लायंस के अंदर हमने 2 चीजें याद रखनी है, क्या क्या, ability to stretch, ability to stretch और ability to expand। और दूसरा क्या क्राइटेरिया आपका कंप्लायंस का, कि सर कीप्स वॉल्यूम, कीप्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर लिख लें। तो ये 2 क्राइटेरियाज हैं जो किसी भी चीज को कंप्लायंट बनाते हैं, ठीक है, ability to expand and keeps extra volume into it। अब यहाँ पर देखते हैं चेंज इन लंग वॉल्यूम फॉर चेंज इन प्रेशर, ठीक है, कि जब हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे
तो उसकी वजह से प्रेशर, जो हमारे पास प्रेशर होता है वो भी क्या करता है, चेंज करता है। यार वही सिंपल सी बात आ रही है जो हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर पढ़ रहे हैं ना, कि इंस्पायरेशन के अंदर भी हमारे पास जो वॉल्यूम्स ऑफ एयर है वो भी चेंज हो रहा है और हमारे पास प्रेशर्स भी चेंज हो रहे हैं। कहीं पर 0 हो रहा है, कहीं पर -1 हो रहा है, कहीं पर -5 हो रहा है, ठीक है। और ये सारे वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आपके लंग्स की कंप्लायंस की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम काज बाय चेंज इन प्रेशर एंड इट्स कॉल्ड द कंप्लायंस। वही बातें आपको यहाँ पर देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल स्टिफनेस एंड इंक्रीज बाय सरफेक्टेंट, ठीक है। पहले इसकी तरफ आओ। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चों कंप्लायंस क्या होती है, बच्चों कंप्लायंस सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके स्टिफनेस की। और इससे को 3 से 4 यूवर्ड के एमसीक्यूज आए हुए हैं, ये सिर्फ ये एक फार्मूले से, क्योंकि वो स्टिफनेस वाली कंडीशंस आपको देते हैं, उनकी सिम्टम्स देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं। तो स्टिफनेस, पल्मोनी फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल पल्मोनी फाइब्रोसिस, वो जितनी भी फिब्रोसिस वाली कंडीशंस है ना, उनके अंदर आपके लंग्स की स्टिफनेस ज्यादा हो जाती है। और अगर स्टिफनेस ज्यादा होगी तो उस टाइम पे आपके लंग्स की कंप्लायंस कम हो जाती है, ठीक है। एंड इंक्रीज बाय सरफेक्टेंट, तो बच्चों सरफेक्टेंट से आपकी जो कंप्लायंस है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है सरफेक्टेंट क्या करवाते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं और आपके एलोविलाई को एक्सपैंड या ओपन रखते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेंशन वाली जो एबिलिटी सरफेक्टेंट से आती है उसकी वजह से भी आपकी जो कंप्लायंस होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इसको जरा देखिएगा। इंक्रीज कंप्लायंस, जो मैंने आपको बताया था, इंक्रीज कंप्लायंस लंग इजियर टू फिल। जैसे हमने कहा था ना कि एम्फीसीमा और जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनकी जो कंप्लायंस होती है वो ज्यादा होती है। वो क्यों ज्यादा होती है सर, क्योंकि उनके अंदर जो स्टिफनेस होती है वो कम होती है, या उनके सॉरी जो इलास्टिसिटी होती है ना, उनके लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। एम्फीसीमा वाला तो हम पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैसे इलास्टिस इसके इलास्टिन को आके डिस्ट्रॉय करता है। तो जब इलास्टिन प्रोटीन डिस्ट्रॉय होगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, तो कंप्लायंस ज्यादा हो जाएगी। जब कंप्लायंस ज्यादा हो जाएगी, उन पेशेंट्स के जो लंग्स होंगे वो हमें एक्सपैंड नजर आएंगे, ठीक है। जब वो एक्सपैंड हो गए तो वो इजियर टू फील है, मतलब उनके अंदर एयर आ तो जाएगी लेकिन वहां से फिर बाहर नहीं वो इजीली निकलती, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है, जब भी कंप्लायंस ज्यादा होगी एयर इजीली लंग्स में जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी। अब आगे आते हैं सर, कंप्लायंस कम कब होगी, जब हमारे पास पेशेंट के अंदर पल्मोनी फाइब्रोसिस, नमोनिया, ARDS, पल्मोनी एडिमा, और इन तमाम कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है, आपके लंग्स की जो मतलब कि स्टिफनेस है ना, देखो फाइब्रोसिस में स्टिफनेस ज्यादा है, नमोनिया में कंसोलिडेशंस बनते हैं, स्टिफनेस ज्यादा है, ARDS के अंदर हमारे पास क्या इसके अंदर वो क्या उसके फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब कि प्रोटीन लीक आउट करती है, हाइलिनोसिस हो जाती है वहां पर ना। ऐसे हमने बात कहा था कि सर ये एलोविलाई है, ये कैपिलरी है, एक्यूट यहाँ से रेस्पिरेटरी प्रोटीन, डिस्ट्रेस सिंड्रोम से। जी जी, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोटीन लीक आउट करती है और वो प्रोटीन क्या करती है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। जब वो डिपॉजिट होती है तो इट इंक्रीज द फाइब्रोसिस ऑफ योर लंग्स एंड डिक्रीज द गैसियस एक्सचेंज एंड इट कैन कॉज द डिक्रीजिंग कंप्लायंस ऑफ योर लंग्स, ठीक है। तो ARDS याद रखना है, पल्मोनी एडिमा, यार एडिमा जब यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं ना करेंगे, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, कंप्लायंस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। नमोनिया, उसकी निमोनिया की वजह से कंसोलिडेशन होती है, हार्ड सब्सटेंसेस बन जाती हैं, पस बन जाती है, तो उसकी वजह से आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं करते उस एरिया से, तो कंप्लायंस क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। तो इंक्रीज कब होगी, जब सर स्टिफनेस कम होगी। डिक्रीज कब होगी, जब हमारे पास स्टिफनेस इंक्रीज हो जाए या जब हमारे पास इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाए, ठीक है, उनकी वजह से कंप्लायंस कम होती है। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको नीचे बता दिया है। बच्चों अब आते हैं इस चार्ट की तरफ। बच्चों इस चार्ट को आपने किस तरह समझना है, मैं इसके लिए आपको सिंपल एक तरीका बताना है। एक चीज आपने सिर्फ देखनी है, वो है कि आपका ग्राफ स्टीव कितना है, स्टीपर लिखना, सॉरी स्टीवर स्मिथ लिख रही है, स्टीपर। जितना ज्यादा आपका ग्राफ स्टीपर होगा उसकी कंप्लायंस उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। जितना ज्यादा ग्राफ आपका स्टीपर होगा उतनी ज्यादा कंप्लायंस होगी, उतनी ज्यादा कंप्लायंस होगी। अब बात को जरा देखिएगा, इसके अंदर आपको ना 2 चार्ट्स नजर आ रहे हैं, एक आपको ये पहले वाला ऊपर वाला नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखोगे लाइन को, तो ये लाइन आपको ज्यादा स्टीपर नजर आ रही है ना, इट्स मोर स्टीपर। तो मैंने आपको बताया जितनी ज्यादा स्टीपर होगी उसकी कंप्लायंस क्या होती है, वहां पर उस कंडीशन के अंदर कंप्लायंस ज्यादा होती है। तो ये हमने देख भी लिया है कि इन्होंने लिखा हुआ है एम्फीसीमा, और एम्फीसीमा के अंदर क्या होती है बच्चों, एम्फीसीमा के अंदर आपकी कंप्लायंस ज्यादा होती है। जितना स्टीपर है उतनी कंप्लायंस ज्यादा होगी। नीचे देखो फाइब्रोसिस है, तो ये यहाँ पर कम स्टीपर हो गया ना आपके लंग, ये जो चार्ट, ये क्या इसको कहते हैं, ग्राफ जो बना हुआ है, यहाँ पर कम स्टीपर है। तो अगर वो उसको कम स्टीपर ड्रॉ करें ना, तो आपने देखा वहां पे फाइब्रोसिस होगी। और सिंपल तरीका ये, लेस स्टीपर लेस कंप्लायंस। तो इस कंडीशन के अंदर
आपके पास जो कंप्लायंस होगी बच्चों वो कम होगी। ठीक है, इसके अलावा ये दरमियान वाला जो उन्होंने बनाया हुआ है, ये आपके पास लंग एंड चेस्ट वाल सिस्टम, मतलब आपके लंग्स और चेस्ट वाल दोनों सेम टाइम के ऊपर किस तरह एक्सपैंड करते हैं ना, तो उनकी दोनों की जो क्या इसको कहते हैं कलेक्टिवली जो कंप्लायंस है ना, वो ये वाली ग्रीन वाली है, नंबर 2 वाली। ठीक है, तो ये आपके पास फाइब्रोसिस से ज्यादा है, एम्फीसीमा से कम होती है, मतलब ये नॉर्मल आपके पास इतनी कंप्लायंस है। ज्यादा कंप्लायंस होगी एम्फीसीमा, कम कंप्लायंस होगी फाइब्रोसिस है। मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया बच्चों, ज्यादा स्टिपर है ज्यादा कंप्लायंस, कम स्टिपर है कम कंप्लायंस है, ज्यादा स्टिपर है एम्फीसीमा है, कम स्टिपर है फाइब्रोसिस है, और उसके अंदर कंप्लायंस कम होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला टॉपिक है वो क्या होता है, बाइंड अप होता है। अब आते हैं हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस क्या होता है? हिस्टेरिसिस ये होता है कि जितनी हमारे पास वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर लेते हैं, ये इन्होंने मेरे ख्याल में चार्ट ड्रा नहीं किया, तो हिस्टेरिसिस ना इस तरह की जो आपके पास ग्राफ फॉर्मेशन होती है ना, ये है इंस्पायरेशन और ये मेरे पास है एक्सपायरेशन। तो बच्चों जब आप इंस्पायर करोगे तो आपके प्रेशर के अंदर और वॉल्यूम के अंदर चेंजेस क्या है? देखो मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर 1, इनको हम ड्रा करते हैं, नंबर 1 2 3, चलो चेंज कर, नंबर 2 नंबर 3, यहाँ पर हम प्रेशर ले लेते हैं, इधर हम वॉल्यूम ले लेते हैं। देखो बच्चों मेरे पास अगर एक 1 मिलीमीटर प्रेशर के अंदर मैं चेंज करता हूँ तो आपके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। लेकिन एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है कि अगर मैं 1 मिलीमीटर प्रेशर को चेंज करूं तो यहाँ पर वॉल्यूम में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है? वो मेरे पास 3 मिलीलीटर वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है। बाहर बताने का मकसद ये होता है एटीपी की जरूरत होती है, ये मेरे पास क्या होता है एक मतलब कि एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पर आपको एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन एक्सपायरेशन के अंदर बच्चों क्या होता है, एक्सपायरेशन के अंदर आपको कम प्रेशर चेंज करो, ज्यादा वॉल्यूम आपका जो एयर है वो बाहर चली जाती है, मतलब यहाँ पर आपको कोई वर्क ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा नहीं करना पड़ता, ज्यादा एटीपी की जरूरत नहीं होती। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर जो इस तरह का चार्ट बनता है, जिसमें इंस्पायरेशन के अंदर आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है या मतलब एटीपी यूटिलाइज होती है, एक्सपायरेशन के अंदर हमें एटीपी वगैरह यूटिलाइज नहीं होती, एक्सपायरेशन ज्यादा इजी होती है, थोड़ा सा प्रेशर चेंज करो ज्यादा वॉल्यूम क्या करता है आपके लंग से बाहर चला जाता है। ये होता है आपके पास हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो इस तरह का चार्ट इन्होंने यहाँ पर बनाया नहीं हुआ, लेकिन ये इस तरह का चार्ट बनता होता है। लिखा क्या है, लंग इन्फ्लेशन follows a different pressure volume curve than lung deflation due to energy overcome surface tension forces in the inflation। अब मैंने अक्सर कहता हूँ कि जो आपकी फर्स्ट एड की वर्ड्स की, अब आप सिंपल अगर मैं आपको ये वर्ड समझाता ना तो आपको नहीं समझ आना था, अब आपको समझ आ रहा है कि इन्होंने लिखा है लंग इन्फ्लेशन, जब इंस्पायरेशन हो रही है, इंस्पायरेशन के अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम की चेंज है वो मेरे पास डिफरेंट है एज कंपेयर टू डिफ्लेशन, जब आप एक्सपायर करते हो। और वो चेंज क्यों आता है? ड्यू टू ओवरकम सरफेस टेंशन फोर्सेस इन इन्फ्लेशन, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन के अंदर क्या करना होता है बच्चे, जो सरफेस टेंशन होती है, मतलब आपका एलोवेलाई कैसे पड़ा होता है, आपका एलोवेलाई ऐसे, तो इस एलोवेलाई को मैंने एक्सपैंड करना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वो फोर्स लगाने के बाद ये क्या करता है बच्चों, एक्सपैंड होता है। लेकिन एक्सपायरेशन के अंदर कोई इस तरह की फोर्स नहीं लगानी पड़ती, तो आप इजीली क्या करते हो, यहाँ से एयर को एक्सेल कर लेते हो। तो ये जो डिफरेंस आता है ना कि इंस्पायरेशन के अंदर हमें मतलब एटीपी की जरूरत पड़ती है, आपको मतलब फोर्स लगानी पड़ती है, आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है उस लंग्स को खोलने के लिए, ठीक है। लेकिन एक्सपायरेशन में ऐसा नहीं होता, एक्सपायरेशन के अंदर इजीली हम एयर को आपके लंग से बाहर निकाल लेते हो। तो इस तरह का जो चार्ट बनता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला, जो मैंने ये ऐसे, सो इट्स कॉल्ड द हिस्टेरिसिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, that is related with the lung and chest wall compliance, that is related with the inspiration and expiration, that is related with the compliance, that is related with the hysteresis. It's going to wind up, and if you have any question you can ask. See you in next lecture, and if you like our lecture please subscribe, share with your friends. Okay ji, Allah Hafiz.